सोचिए, एक नया देश जन्म ले रहा है जो सदियों की गुलामी के बाद आजाद हुआ है, जिसमें अनगिनत भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं। अब इतने सारे अलग अलग लोगों को एक साथ कैसे लाया जाए? एक ऐसी नियम पुस्तिका कैसे लिखी जाए जिसमें करोड़ों लोगों की उम्मीदें समा जाएं? ये कहानी सिर्फ एक दस्तावेज बनाने की नहीं है, ये एक राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने की कहानी है। आज हम भारत के संविधान के बनने के उस शानदार सफर को समझने वाले हैं। इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये जानेंगे कि संविधान सभा बनी कैसे, फिर बात करेंगे उसके नेताओं की और शुरुआती बैठकों की। उसके बाद समझेंगे कि समितियों ने कैसे काम किया, कैसे ड्राफ्ट तैयार हुआ, और आखिर में इसकी विरासत और सबसे जरूरी बातों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक प्लान से होती है ना? भारत के संविधान के लिए वो शुरुआती प्लान एक ब्रिटिश योजना थी, जिसने अनजाने में ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखती थी। साल था 1946, जब ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया। असल में ये अंग्रेजों का एक तरीका था सत्ता को भारतीयों को सौंपने का। और इस प्लान के दिल में था एक आइडिया, एक संविधान सभा बनाने का, एक ऐसी बॉडी जिसका इकलौता काम था भारत का भविष्य लिखना। अब सबसे जरूरी सवाल ये था कि इस सभा में लोग आएंगे कैसे। इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल अपनाया गया कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर होगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि भारत के हर कोने की आवाज सुनी जाए। और वो आधार क्या था? हिसाब बहुत सीधा था, हर 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि। जरा सोचिए, आज के हिसाब से ये कितना अलग लगता है, पर उस वक्त के लिए ये एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था जिसकी बस शुरुआत हो रही थी। अच्छा, तो सवाल यह है कि इन प्रतिनिधियों को चुना किसने? देखिए, यहां एक दिलचस्प बात है। ये कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था जैसा आज होता है। इन्हें चुना था उस समय की प्रांतीय विधानसभाओं ने, यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने। इसका सीधा मतलब था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी बड़ी पार्टियों का दबदबा रहेगा। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान का मुख्य वास्तुकार मानते हैं, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। उनका सभा में होना ये पक्का करता था कि अलग अलग विचार भी सामने आए। भले ही लिबरल पार्टी जैसी कुछ पुरानी पार्टियां इस नई राजनीति में अपनी जगह नहीं बना पाईं। तो सभा बन गई। अब बात करते हैं इसकी शुरुआती बैठकों की और उन लोगों की जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया। ये जो शुरुआती दिन थे ना, ये बहुत ही क्रूशल थे। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को एक परमानेंट लीडर चुन लिया गया। और फिर आया 22 जनवरी 1947 का दिन। इस दिन पास हुआ उद्देश्य संकल्प यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। अब ये सिर्फ कोई आम रेजोल्यूशन नहीं था, ये तो समझिए संविधान की आत्मा थी, एक तरह की घोषणा जिसमें बताया गया कि हमारा संविधान किन सिद्धांतों पर चलेगा। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इसी ने पूरे दस्तावेज की नींव रखी। लीडरशिप को लेकर भी एक दिलचस्प 2 कदमों वाला प्रोसेस था। पहली मीटिंग के लिए परंपरा के हिसाब से जो सबसे सीनियर सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी यानी टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन फिर 2 दिन बाद सभा ने अपना स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष चुना, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका शांत और स्थिर नेतृत्व पूरी प्रक्रिया के लिए बहुत अहम साबित हुआ। अच्छा, नेताओं के अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। ये थे सर B.N. राव। वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार थे। ध्यान दीजिए, वो कोई नेता नहीं थे बल्कि एक बहुत बड़े कानून के जानकार थे। उनका काम था मुश्किल कानूनी मामलों पर एक्सपर्ट एडवाइस देना। आप कह सकते हैं कि वो इस बड़े जहाज के नेविगेटर थे जो इससे कानूनी मुश्किलों से पार लगा रहे थे। अब सोचिए, इतने बड़े देश का संविधान लिखना किसी एक इंसान का तो काम हो नहीं सकता। ये तो एक बहुत बड़ी पहेली सुलझाने जैसा था। तो इस काम को आसान बनाने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया गया। काम को छोटी छोटी स्पेशल कमिटीज में बांट दिया गया, और सही मायनों में यही समितियां संविधान का इंजन रूम थीं। और यहां हम देख सकते हैं कि काम कैसे बटा हुआ था। देखिए, केंद्र सरकार की शक्तियों से जुड़ी जो कमेटी थी, जैसे यूनियन पावर्स और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। वहीं प्रांतों और मौलिक अधिकारों जैसे बड़े मुद्दे सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे। और फिर सबसे जरूरी कमिटीज में से एक ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया।
और पूरे काम का संचालन स्टीयरिंग कमेटी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में था। ये एक जबरदस्त टीम वर्क था। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये स्ट्रक्चर और भी ज्यादा डिटेल था। इन बड़ी कमिटीज के अंदर भी छोटी छोटी सब कमिटीज थीं जो और भी स्पेसिफिक विषयों पर काम करती थीं। जैसे फंडामेंटल राइट्स कमेटी के अंदर एक फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी थी जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। मतलब हर छोटी से छोटी चीज पर कितना ध्यान दिया जा रहा था। तो चलिए, इंजन रूम तो सेट हो गया, अब देखते हैं कि वो फाइनल डॉक्यूमेंट बना कैसे। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सिस्टमैटिक और पारदर्शी थी। पहला कदम, जो शुरुआती ड्राफ्ट था वो तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बी.एन. राव ने। दूसरा कदम, इस ड्राफ्ट को और बेहतर बनाने के लिए 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। तीसरा कदम, और ये बहुत जरूरी है, कमेटी के काम को 3 बार पब्लिक रीडिंग से गुजारा गया। मतलब सभा में इस पर खुलकर बहस हुई, हर क्लॉज पर चर्चा हुई। और आखिरी कदम, इस सारी बहस के बाद 26 नवंबर 1949 को फाइनल ड्राफ्ट पास कर दिया गया। जैसा मैंने कहा, ड्राफ्टिंग कमेटी शायद सबसे अहम कमेटी थी और इसमें कुल 7 सदस्य थे। इन 7 लोगों पर ही संविधान को उसका अंतिम कानूनी रूप देने की जबरदस्त जिम्मेदारी थी। तो कौन थे ये 7 लोग? अध्यक्ष तो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनके साथ थे एन. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव और टी.टी. कृष्णमाचारी। सच में ये उस समय के कुछ बेहतरीन कानूनी दिमाग थे और इन सब ने मिलकर भारत के संविधान को वो शक्ल दी जो हम आज जानते हैं। तो अब जब पूरी कहानी हमने देख ली है तो चलिए इस पूरे एफर्ट को कुछ आंकड़ों और एक्सपर्ट कमेंट्स के जरिए समझते हैं। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस जबरदस्त मेहनत, बहस और लगन का सबूत है जो दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक को बनाने में लगी। और एक और आंकड़ा जो बहुत मायने रखता है वो है 15। ये संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों की संख्या थी। उस जमाने में ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बात थी और वो सिर्फ नाम के लिए नहीं थी। उन्होंने बहसों में हिस्सा लिया और देश का भविष्य तय करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या कहना है? एक बहुत मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं के.सी. वेयर। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत ज़्यादा कठोर और बहुत ज़्यादा लचीलेपन के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। मतलब ये अपनी जगह पर मजबूत भी है और समय के साथ बदल भी सकता है। वहीं एक और नजरिया इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टन का है। उन्होंने उस समय की राजनीतिक हकीकत को एक लाइन में कह दिया, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। ये दिखाता है कि उस सभा में कांग्रेस पार्टी का कितना दबदबा था, जो कि आज़ादी के आंदोलन की वजह से स्वाभाविक भी था। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई कैबिनेट मिशन प्लान 1946 से। रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला था हर 10 लाख लोगों पर एक सदस्य। परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बी.एन. राव, जिन्होंने पहला ड्राफ्ट भी बनाया। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जाहिर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कुल समय लगा 2 साल, 11 महीने, 18 दिन। इसे अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने ये जो कठोरता और लचीलेपन का संतुलन बनाया था कि संविधान मजबूत भी रहे और जरूरत पड़ने पर बदल भी सके, इस एक चीज ने पिछले 75 सालों में आज के भारत को कैसे शेप किया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बताता है कि ये दस्तावेज आज भी कितना ज्यादा रेलेवेंट है।